हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम आरडी चौधरी है और आज की क्लास के अंदर अपन ओबीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आज से अपन ओबीजी की क्लासेस कंटिन्यूसली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आज अपनी क्लास फर्स्ट होगी। वैसे ओबीजी को अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक कंपटीशन के लेवल तक इसको 1 बाय 1 अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ओबीजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ डेली क्लास के शेड्यूल से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही साथ अभी तो काफी सारे एग्जाम्स होने के चांसेस है। वैसे एम्स दिल्ली 99% चांस होगा। इसके साथ ही साथ एक एनसीएल का एग्जाम है, एचपीएसएससी का एग्जाम है। इसी तरीके से काफी सारे एग्जाम्स होंगे। तो एक एम्स दिल्ली के एग्जाम्स तो काफी कंपटीशन वाला एग्जाम्स होता है और इस तरह के एग्जाम्स के लिए एक अच्छे लेवल की तैयारी की जरूरत होती है। तो आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए। और आप हमारे क्लास से भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे डेली क्लास के शेड्यूल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में जुड़ने के लिए हमारा ब्रॉडकास्टिंग का सर्विस का जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 9413722120। इन नंबरों पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं, जिनके कारण से आपका जो नंबर है वो हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर देंगे, जिससे हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो भी क्लास का शेड्यूल होगा वो आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की अपनी क्लास है वो ओबीजी की क्लास फर्स्ट है, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अपन बगैर ज्यादा देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी के बारे में। ओबीजी होता क्या है? ओबीजी वैसे दो टर्मिनोलॉजी वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी को अपन एक साथ पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट स्पेशलाइज इन केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके फ्रेंड्स, यानी एक ओबीजी क्या है? एक ओबीजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर जो लेबर के दौरान यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वुमेन होती है उन वुमेन्स की केयर की जाती है और इससे जो रिलेटेड जो डायग्नोसिस बनते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में स्टडी की जाती है। यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान किसी को कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उसका भी डायग्नोसिस भी किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और इसके साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो उसको भी स्टडी किया जाता है। किसके अंदर? ओबीजी के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब जो ओबीजी है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ये दोनों एक अलग अलग ब्रांचेज है। यदि इनको अपन अलग अलग तरीके से देखें तो ऑब्स्टेट्रिक्स होती है, इसके अंदर सिर्फ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। और जो गायनेकोलॉजी होती है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं इनके बारे में स्टडी की जाती है। यानी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर स्टडी रिलेटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड इट्स डिसऑर्डर। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर ओनली प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड स्टडी की जाती है और इससे रिलेटेड जितने डिसऑर्डर होते हैं उन डिसऑर्डर के बारे में स्टडी की जाती है। फिर बात करते हैं गायनेकोलॉजी की। तो गायनेकोलॉजी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एंड इससे रिलेटेड जितना भी डिजीज या डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। वैसे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी दोनों को एक अच्छे से अपन समझे तो जो ऑब्स्टेट्रिक्स होती है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर विद प्रेगनेंसी ही अपन डिस्कस करते हैं। यानी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर अपन ने देखा था यहाँ पे कि सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी यानी प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो वुमेन होती है उनकी केयर से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो जो प्रेगनेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही होती है और जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो होती कितनी है? 15 to 45 ईयर। तो जो ऑब्स्टेट्रिक्स होती है वो सिर्फ 15 to 45 ईयर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है इस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही स्टडी की जाती है। बट यदि इसके कंपैरिजन में अपन गायनेकोलॉजी को देखें तो गायनेकोलॉजी के अंदर सभी एज ग्रुप के अंदर यानी ऑल एज ग्रुप के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। यानी गायनेकोलॉजी के अंदर तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी की जाती है और गायनेकोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी
सभी एज ग्रुप में की जाती है, बट ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही स्टडी की जाती है, और उसके अंदर भी एक शर्त है कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए, यानी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ओनली प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन के अंदर ही स्टडी की जाती है ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं आगे। अब यदि अपन आगे बात करते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी इसके बारे में तो स्टडी करता है और पेशेंट को ट्रीट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अंदर कई बार तो क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर या फिर कंबाइंड ही एक ही डिग्री होती है, बट कुछ हायर रिसर्च और हायर स्टडी के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन अलग होता है और गायनिकोलॉजिस्ट अलग होता है। इनको अपन अलग अलग देखें तो ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है, care for women during their pregnancy and just after the baby is born and they deliver babies। ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है और वो क्या कर सकता है, वो जो प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स को जो जितनी केयर देनी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी को जितनी केयर देनी होती है, वो वाला काम करता है। इसके साथ ही साथ बेबी को बोर्न करवाता है। ओके फ्रेंड्स, या फिर बोर्न होने के दौरान जब बेबी जन्म लेता है तो उसके दौरान जब वुमेन्स को जितनी केयर की जरूरत होती है, यानी प्रेग्नेंट लेडी और जो बच्चे को जन्म देने के दौरान जितनी केयर की जरूरत होती है वो केयर वहां पे दी जाती है, और इसके साथ ही साथ बेबीज को डिलीवर कर सकता है। ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान केयर देता है और जब बेबी बोर्न होता है तब उसको वुमेन्स को केयर देता है और उसके साथ ही साथ बेबी को डिलीवर करवा सकता है, यानी लेबर करवा सकता है, डिलीवरी करवा सकता है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। इसके साथ ही साथ अपन गायनिकोलॉजिस्ट के बारे में बात करें तो गायनिकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो एक स्पेशलाइज यानी वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करता है और पेशेंट को ट्रीट करता है, उसको बोलते हैं अपन गायनिकोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ऑब्स्टेट्रिशियन सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है और गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड जो गायनिकोलॉजिस्ट होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट, इसकी बात करें तो वो और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो इसके बारे में यदि बात करें, इट इज ए स्पेशलिटी दैट इनकम्पेंसेस मेडिकल, सर्जिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजिक नॉलेज। जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो ये सब करने के साथ ही साथ उसको सर्जिकली नॉलेज भी होता है, यानी वो कुछ सर्जरीज भी कर सकता है, कुछ सेलेक्टेड सर्जरीज। वो सर्जरीज ओनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे इसके अंदर यदि इसकी डेफिनेशन में अपन बात करें तो वो जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकता है और इसके साथ ही साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकता है। एंड ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजिक दोनों तरह के नॉलेज उसको होते हैं, एंड उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो डिजीज कंडीशन होती है, किस तरह की, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन होती है, उसके प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट का भी उसको नॉलेज होता है। ओके फ्रेंड्स, देखो किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उसके अंदर हेल्थ वर्कर के, डॉक्टर्स के 3 प्रकार के रोल होते हैं। 3 रोल होते हैं जिसके अंदर 1 होता है प्रिवेंशन, सेकंड होता है डायग्नोसिस एंड थर्ड होता है उसका मैनेजमेंट। यानी किसी भी डिजीज को अपन होने से पहले उसको प्रिवेंट करते हैं, यदि डिजीज हो गई है तो उसका डायग्नोसिस किया जाता है, और उसके बाद यदि डायग्नोसिस हो गया कि इसको ये वाले डिजीज है तो उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार की जो सिचुएशंस होती है, तीनों प्रकार की सिचुएशंस में जो हेल्थ वर्कर होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसके अंदर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, इसके अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको यदि अपन अच्छे से समझे तो जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकता है और इसके साथ ही साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकता है, और इसके साथ ही साथ उसको प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट का भी नॉलेज होता है। किसका, जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर एंड जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में भी। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन बात करते हैं, ये सब अपन ने बात की थी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या फिर एक फीमेल से रिलेटेड। यदि इसी के कंपैरिजन में यदि अपन मेल की बात करें, जैसे ये तो सारी जो ओबीजी होती है इसके अंदर अपन फीमेल्स की बात करते और फीमेल्स के बारे में स्टडी करते, बट अपन यदि मेल की बात करें तो मेल के लिए तो इस तरह की कोई ब्रांचेज होती है या नहीं होती है, तो उसके बारे में अपन देखें तो जो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड और सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी को भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं।
एंड्रोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बट इसके अंदर एक स्पेशल बात ये है कि जो साइंस मेडिसिन की जितनी भी ब्रांचेज होती है, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनमें से 90% जो वर्ड होते हैं वो ग्रीक वर्ड ही होते हैं, यानी ग्रीक जो लैंग्वेज होती है उससे लिए हुए वर्ड्स है। तो जो एंड्रोलॉजी है वो भी ग्रीक वर्ड है। इसका यदि अपन अच्छे से समझे तो एंड्रो प्लस लॉजी, यदि इसको अपन दो तरीके से तोड़ के देखें तो एंड्रो प्लस लॉजी, एंड्रो मीन्स होता है मेल एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी मेल से रिलेटेड स्टडी करना। ओके फ्रेंड्स, यदि एंड्रोलॉजी की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्नेड विद मेंस हेल्थ, particularly male infertility and sexual dysfunction। ओके फ्रेंड्स, जो एंड्रोलॉजी होती है इसके अंदर साइंस ऑफ मेडिसिन की वो ब्रांच है, मेडिसिन की वो ब्रांच है एंड्रोलॉजी, जिसके अंदर मेन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में कंसर्न करते हैं, और मेल से रिलेटेड जो हेल्थ होती है उसके अंदर भी पर्टिकुलरली मेल इनफर्टिलिटी या फिर किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड स्टडी की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन एंड्रोलॉजी होती है, इस एंड्रोलॉजी में दो ब्रांचेज आती है, जैसे उसके अंदर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट होता है, उसी प्रकार से एंड्रोलॉजी के अंदर भी दो ब्रांचेज होती है। जैसे अपने जो मेन के जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर से रिलेटेड अपन बात करें तो वो करता है फिजिशियन। जैसे फिजिशियन होता है वो स्पेशलाइज इन मेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, वो क्या करता है मेल के जो सेक्सुअल और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी केयर्स देनी होती है उस केयर का काम करता है फिजिशियन, और जब उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना होता है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर से, तो उसके लिए वो करता है यूरोलॉजिस्ट। यानी इसके अंदर एंड्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिशियन का और दूसरा होता है यूरोलॉजिस्ट का। यानी फिजिशियन क्या करता है, जो मेल होता है, मेल्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसके या फिर सेक्स से रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं तो उनके बारे में, उनकी जो केयर से रिलेटेड स्टडी की जाती है या फिर उनको ट्रीटमेंट देना होता है। और जो यूरोलॉजिस्ट क्या करता है, जो मेल के जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना होता है उसको काम करता है यूरोलॉजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं अपन आगे। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, उन डिफरेंस को अपन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पुटअप होते हैं। तो इसके जो मेन इसके अंदर जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को अपन यहाँ एक दूसरे से कंपेरिजन करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो कलेक्शन ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो मेल के जेनाइटल ऑर्गन होते हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सभी आते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, जो फीमेल्स के जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है फीमेल्स की जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सभी आती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नंबर 2 की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता क्या है, जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिलीवर करवाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, ये न्यूर्चरिंग ए बेबी, यानी बेबी को वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड्स, यदि इनके मेन यदि सिस्टम के बारे में बात करें, मेन जो इंपॉर्टेंस है उनके बारे में बात करें तो जो सबसे मेन काम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करवाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म को डिलीवर करवाता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर वो बेबी होता है उसको डेवलप करता है, उसको न्यूट्रिजिंग करता है, यानी वहां पे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। फिर नंबर 3 की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर मोस्टली जो पार्ट होते हैं वो आउटसाइड ऑफ बॉडी होते हैं, बट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इसके अंदर सभी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के इनसाइड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, वैसे मेल के सभी ऑर्गन्स होते हैं वो आउटसाइड नहीं होते, बट मोस्टली यदि पार्ट की अपन बात करें तो जो मोस्ट ऑफ पार्ट होते हैं वो आउटसाइड होते हैं बॉडी के, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी इंटरनल होते हैं, यानी इनसाइड ऑफ बॉडी होते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर अपन बात करेंगे नंबर 4। नंबर 4 के अंदर इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर आते हैं पेनिस, स्क्रोटम,
सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। इन सभी पार्ट्स को वन बाय वन अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज अपन सिर्फ इनके नाम देखते हैं। और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वुल्वा, क्लाइटोरिस, पेरिनियम, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड मेमरी ग्लैंड। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन नंबर 5 बात करते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इनके अंदर जो प्राइमरी पार्ट होता है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो प्राइमरी पार्ट होता है वो होता है ओवरी। ओवरीज आर द फीमेल गोनाड्स एंड टेस्टिस आर मेल गोनाड्स। जो सबसे प्राइमरी पार्ट होता है, इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं इनको मेल गोनाड्स बोलते हैं, और जो ओवरीज होती है वो प्राइमरी पार्ट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसलिए इसको फीमेल गोनाड्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नंबर 6 की बात करते हैं। तो यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल यूरेथ्रा कंडक्ट बोथ यूरिन एंड सीमेन। जो मेल यूरेथ्रा होता है उसके दो काम होते हैं, एक तो ये यूरिन प्रोवाइड करवाता है और सीमेन प्रोवाइड करता है, इन दोनों को कन्वे करता है। और यदि फीमेल यूरेथ्रा की अपन बात करें तो जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो वेजाइनल वाल से बिल्कुल ही सेपरेटली होता है, इस तरह के कोई काम उसके नहीं होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी सब वेजाइनल वाल से रिलेटेड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं उसके कोई फीमेल यूरेथ्रा से रिलेशन नहीं होता है। फीमेल यूरेथ्रा की जो वाल होती है वो वेजाइनल वाल से बिल्कुल डिफरेंट सेपरेट होती है, इसलिए वहां पे यूरिन जो कन्वे करता है वो फीमेल यूरेथ्रा करता है, और जो वेजाइनल वाल होती है वो वहां पे सीमेन को कन्वे करके इनसाइड कैविटी के अंदर लेके जाती है। और यदि मेल यूरेथ्रा की बात करें तो ये दोनों फंक्शंस होते हैं वो अकेला मेल यूरेथ्रा ही करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं नंबर 7। यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो प्रोड्यूस जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये सभी हार्मोन का वहां पे प्रोडक्शन होता है और ये सभी हार्मोन्स वहां पे अपना अपना रोल है वो वहां पे अदा करते हैं। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन से हार्मोन के होते हैं? जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल स्टिमुलेटिंग जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ हार्मोन्स यहाँ पे कॉमन है जैसे जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच। ओके फ्रेंड्स, बट जो मेल के अंदर जो स्पेशल हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पेशल हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं नंबर 8। तो मेल्स हैव ए कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेल होता है उसके अंदर कंटिन्यूअसली ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन होता है, बट जो फीमेल होती है इसके अंदर कंटिन्यूअसली इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, वहां पे साइक्लिक प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का। और वो सभी किसके कारण से होते हैं? उनके कारण से मेंस्ट्रुएशन कॉज होती है, यानी फीमेल्स हैव ए साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन व्हिच कॉजेज मेंस्ट्रुएशन। फीमेल के अंदर कंटिन्यूअसली यानी पर डे हार्मोन का वहां पे सिक्रीशन नहीं होता रहता है, प्रोडक्शन नहीं होता रहता है, वहां पे एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं, एक साइकिल से चेंजेस होते रहते हैं, और उस साइक्लिक चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वहां पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। और मेल के अंदर कंटिन्यूअसली वहां पे हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। यदि अपन इनके फंक्शंस की बात करें, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके फंक्शंस की अपन बात करें तो जो हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ ही साथ स्पर्म डिलीवरिंग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके दो फंक्शन होते हैं, नंबर 1 हार्मोन का प्रोडक्शन करवाना, और नंबर 2 होता है स्पर्म को डिलीवर करवाना। कहां पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो ये एक तो ओवम का प्रोडक्शन करवाता है, और इसके साथ ही साथ स्पर्म को रिसीव करता है, एंड वहां पे फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेटिंग करता है, यानी वहां पे फैसिलिटेट करता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, एंड जो फर्टिलाइजेशन के अंदर ओवम को वहां पे सपोर्ट करता है, न्यूरिश करता है यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और वहां पे जो एग होता है उसको वहां पे ग्रो करवाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब इसके अंदर बात करेंगे अपन नंबर 10। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस गैमेट्स। जो गैमेट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करवाता रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन नहीं होता है गैमेट्स का, इसके अंदर मेनोपॉज के साथ ही वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। यानी जो गैमेट्स बनते हैं
तो मेल के अंदर कंटिन्यूसली यानी लाइफ टाइम वहां पे प्रोड्यूस होते रहते हैं। बट यदि अपन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जैसे ही मेनोपॉज होता है यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होती है एक रिप्रोडक्टिव एज के बाद 45 ईयर तक मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद मेनोपॉज के बाद में वहां पे गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी गैमेट्स का प्रोडक्शन वहां पे स्टॉप हो जाता है। फिर अपन नंबर 11 की बात करें तो प्रोड्यूस 1 बिलियन स्पर्म पर मंथ। यदि पर मंथ की अपन बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर अपन मोस्टली देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका प्रोडक्शन करवाता है, स्पर्म का, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवम का प्रोडक्शन करवाता है। बट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर 1 बिलियन स्पर्म पर मंथ बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी एक मंथ के अंदर 1 बिलियन स्पर्म बनते हैं। बट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ओनली 1 मंथ के अंदर सिर्फ एक ही ओवम बन पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ये जो अपनी क्लास थी वो इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीसी से रिलेटेड थी। इसी तरीके से अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, और वन बाय वन अपन सभी टॉपिक्स डिटेल से डिस्कस करेंगे और उनको लॉजिकली वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और इसके साथ ही साथ जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में जुड़ने के लिए 9413722120 इन नंबरों पे अपना नाम और एड्रेस लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी, जतिन मेडिकल नर्सिंग एकेडमी @gmail.com। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। एक इसके साथ ही साथ हमारे एक फेसबुक पेज है जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो वहां पे पेज को लाइक करें। एक इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है। ओके फ्रेंड्स, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी ग्रुप और पेज है वो जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से हैं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @जतिन एकेडमी, इस नाम से हमारी जो ट्विटर की जो आईडी है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से डेली क्लास के शेड्यूल के अंदर अपन जुड़ते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।